हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेज में। आज अपने भारतीय भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की कृषि, जो मैं आपको A to Z आपको सब कुछ बता दूंगा और ऐसा कंटेंट लाया हूं जो आपके YouTube में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ये आपने वीडियो पूरा देख लिया तब आपका पूरी तरह से टॉपिक कवर भी हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा और किसी प्रकार के कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की कृषियाँ, जो मैं आपको अच्छी तरह से सिस्टम से और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल में क्या क्या अंतर है। यही आपसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुख्य क्रांतियाँ, यानी पीली क्रांति कौन सी है, नीली क्रांति कौन सी है। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कृषि की विधियाँ, यानी कि एपीकल्चर क्या होगा, सीपीकल्चर क्या होगा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कृषि के प्रकार, यानी कि भारत देश में कितने प्रकार की कृषि की जाती है, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचों प्रकार हो जाएगा कृषि की संस्थान हो जाएगा कि भारत देश में कितने प्रकार के कृषि संस्थान है, जो मैं आपको इस वीडियो में A to Z आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा। और छठा टॉपिक हो जाता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पे है, वो मैं आपको एक ही जगह पे आपको यहाँ पे बता ही दूंगा। और सातवां टॉपिक हो जाता है फसलों की कौन सी किस्म है, जैसे चावल की कौन सी किस्म है, गेहूं की कौन सी किस्म है, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आठवां हो जाएगा हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कब हुआ, क्या इनके लाभ हुआ, क्या इनकी हानि हुई, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और आखिर में पूछा जाता है कि भारत की कृषि की क्या क्या परेशानियां, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 9 ही प्रकार से आपके भारत के कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे, जो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं और यकीन में दिलाता हूं। ये आपने वीडियो पूरा देख लिया और अच्छी तरह से समझ भी लिया और हमारी PDF भी डाउनलोड कर दी, तब आपको दूसरा वीडियो कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको PDF चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज़ें मार्केट में कम ही रहती है। अब अपन एक ही करके सारा टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो ना, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ ऊपर वीडियो बनाता हूँ और ऐसा कंटेंट आपको YouTube में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। अब अपन एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे। क्या आप तैयार हो? तब आप अपने कान में ईयरफोन लगा दो। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, आपको सिर्फ सुनना है, PDF आपको मिल भी जाएगी। अपन एक एक करके सारा कुछ अपन पढ़ लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ऋतु के आधार पर कि भारत की कृषि को कितनी भागों में बांटा गया है। ये मुख्य रूप से रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के माध्यम से बांटा गया है। और आपसे पहला ही क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है। मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको बताता चलूंगा, जिससे अगर आपका पूरी तरह से टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी बुआई कब की जाती है। और इनकी बुआई की जाती है अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। किसकी की जाती है? रबी फसल की जाती है। खरीफ फसल की जाती है जून और जुलाई में की जाती है। और जायद फसल की जाती है मार्च में की जाती है। और बुआई का मतलब ये होता है जब अपन धरती के अंदर जो बीज डालते हैं ना, उसी कहते हैं अपन बुआई कहते हैं। अब तो बुआई तो कर दी, अब उनको काटना भी पड़ेगा और ये काटा जाता है अपने मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। ये हो जाएगी रबी फसल हो जाएगी। और खरीफ फसल की नवंबर और दिसंबर में
काटा जाएगा। अभी चल रहा है नवंबर दिसंबर चल रहा है, यानी कि अभी कौन सी फसल चल रही है? खरीफ फसल चल रही है। और जायद फसल हो जाएगी अपने जून में काटा जाएगा। अब देखते हैं फसलें, यानी कि रबी फसल में कौन सी फसलें आती है, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जो मैं आपको A to Z आपको सब कुछ बता दूंगा। ये हो जाएगी गेहूं, जौ, सरसों, चना, तारामीरा, मटर, जीरा, मिर्ची, मसूर, मेथी, अफीम, राई और अजवाइन। ये अपने सारे अपने रबी की फसलें हैं जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा एक भी फसल आपकी बाहर नहीं जाएगी। ये आपको अच्छी तरह याद भी होना चाहिए। आप कुछ भी करो, ये आपको याद भी होनी चाहिए, चाहे आप रट दो या कुछ भी कर दो, आपको याद अच्छी तरह से होनी ही चाहिए। अब देखते हैं खरीफ फसलें की कौन सी फसलें हैं। ये हो जाएगी ज्वार, तिल, मूंगफली, गवार, मूंग, कपास, चावला, जूट, सोयाबीन, गन्ना, अरंडी, मक्का और उड़द दाल। ये अपनी सारे के सारे अपने खरीफ फसल की फसलें हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। कैसे भी करो आपको याद होनी ही चाहिए। अब देखते हैं जायद की कौन सी फसलें हैं, और ये हो जाएगी तरबूज, खरबूजा, काकड़ी और खीरा हो जाएगी। ये भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और मुख्य रूप से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ की कौन सी फसलें हैं या रबी की कौन सी फसलें हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक में आपको कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। तब आपको आंसर क्या देना है? जून और जुलाई माह में की जाती है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि रबी फसल की कटाई कब की जाती है, और ये की जाती है अपने मार्च और अप्रैल में की जाती है। और तीसरा क्वेश्चन गेहूं, जौ और सरसों और ज्वार में खरीफ की फसल कौन सी है। तब आपको आंसर क्या देना है? ज्वार हो जाएगी। और चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है मटर हो गया, जीरा हो गया, मसूर हो गया और कपास हो गया, इन चारों में कौन सा अलग है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कपास हो जाएगा, क्योंकि कपास हो जाएगी खरीफ की फसल हो जाएगी। यही आपसे 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको इसी प्रकार से आपको याद होना भी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई शंका नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यदि डाउट शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख भी लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियां देखते हैं, उसके बारे में मैं आपको सारा कुछ आपको बता दूंगा। पहली हो जाएगी पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित? तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। आपने यही भी सुना होगा सरसों उत्पादन से संबंधित है, और सरसों अपने किससे संबंधित हो जाएगी? वो भी हमें तेल बीज से संबंधित हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगी काली क्रांति। ये अपने पेट्रोलियम से संबंधित है। नीली क्रांति ये अपने मछली उत्पादन से संबंधित है। ब्राउन क्रांति या भूरी क्रांति ये चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पादन से संबंधित है। 5वीं गोल्डन फाइबर क्रांति ये अपने जूट उत्पादन से संबंधित है। 6ठी स्वर्ण क्रांति ये फल व शहद उत्पादन से संबंधित है। और 7वीं ये अपने ग्रे क्रांति हो जाएगी जो उरुग्वे से संबंधित है। 8वीं हो जाएगी गुलाबी क्रांति हो जाएगी जो अपने प्याज उत्पादन और झींगा मछली से उत्पादन हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे पूछा गया झींगा मछली, तब आपका होना चाहिए गुलाबी क्रांति होनी चाहिए। और यदि केवल यहाँ पे मछली लिखा होता तब आपको आंसर क्या देना है? नीली क्रांति देना है। नेक्स्ट रजत क्रांति ये अपने अंडा से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति ये अपने कपास से संबंधित है। लाल क्रांति ये मांस उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्या हो जाता है? टमाटर हो जाता है, उससे भी उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट गोल क्रांति ये आलू से संबंधित है। गोल होते हैं लाडू, जैसे गोल गोल लाडू जैसे अपन याद कर भी सकते हैं। गोल क्रांति अपन किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है।
नेक्स्ट, हरित क्रांति, ये उद्यान उत्पादन से संबंधित है। और आखिर में हो जाएगी श्वेत क्रांति, जो अपने दूध से संबंधित है। ये 14 के 14 आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये मुख्य रूप से आपसे 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तब आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, पेट्रोल, मछली, जूट या फल, किससे संबंधित? तब आपको आंसर क्या देना है? मछली क्रांति से संबंधित, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलान वाला दिया जाएगा। यहाँ पे एक होगा पीली क्रांति, काली क्रांति, नीली क्रांति और ब्राउन क्रांति हो जाएगी। और दूसरी तरफ हो जाएगा आपको मिलान करना पड़ेगा, यानी पेट्रोलियम से कौन सा मिलता है, मछली से कौन सा मिलता है, चमड़ा से कौन सी क्रांति मिलती है। आपसे 2 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना मेरा दावा है। और ये आपने 14 क्रांति आपने पढ़ ली ना, तब आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख लेना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। और आप PDF जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना, क्योंकि ऐसा करने ना आपको YouTube में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखते हैं कृषि विद्या। अब सर ये कृषि विद्या क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको हमारी सारी PDF आपको देखनी है ना, तब आपके ये QR कोड आप आराम से स्कैन कर भी सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लो, आप QR कोड स्कैन कर दो, आपको हमारे जितनी भी PDF है वो आपको सारी की सारी आपको मिल जाएगी। आप आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं अपने कृषि विद्याओं की तरफ चलते हैं। इसमें से आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको सारा कुछ आपको बता दूंगा। अब देखते हैं कृषि विद्या। और पहला हो जाएगा सेरीकल्चर। ये अपने किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। ये हो जाएगी कृषि विद्या होती है। कल्चर का मतलब होता है विधियाँ और पालन का मतलब भी होता है विद्या होता है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट, एपीकल्चर, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, ये अपने फूल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्टिकल्चर, ये अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्मीकल्चर, ये केचुआ पालन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर, ये सब्जी उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, ये अपने बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट, एरोपोर्टिकल्चर, ये हवा में पौधे के उगाने से संबंधित है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये यूनिक विधि हो जाती है। ठीक है ना, हवा में पौधे को उगाना, उसे क्या कहते हैं? एरोपोटिक कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक कल्चर, ये हो जाएगा पानी में पौधे को उगाना। ये भी वेरी ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों आप पॉइंट जरूर से जरूर ध्यान रखना। और ये हो गई आपकी कृषि विद्या हो गई, और इसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? मात्र 2 ही प्रकार से पूछे जाएंगे। वही है, पहले आपसे पूछा जाएगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तब आपको ऑप्शन में दिया जाएगा मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है, या अंगूर खेती से संबंधित है, या रेशम कीट से पालन से संबंधित है। तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? रेशम कीट से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, मिलान वाला पूछा जा सकता है, जैसे सेरीकल्चर हो जाएगा, एपीकल्चर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और सामने आपको मिलान करना पड़ेगा। ये आपसे 2 ही प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं भारत में कृषि के कौन से प्रकार है, उसके अपन बारे में देख लेते हैं। और ये आप इमेज में भी देख सकते हो, ये अपने कृषि के प्रकार है। अब कौन से है वो अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा निर्वाण खेती हो जाएगा। आप ये फर्स्ट इमेज देख रहे हो, यही अपनी निर्वाण खेती होती है। इसमें क्या होता है, एक जमीन के छोटे से टुकड़े में की जाती है, कृषि की जाती है। यानी यहाँ पे अगर चावल अगर बो दिया गया तो यहाँ पे अगर
ज्वार वगैरह बो दिया गया, और यहाँ पे ज्वार बो दिया गया, और यहाँ पे अगर सरसों बो दिया गया। इसी प्रकार से की जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? निर्वाहन खेती कहते हैं। यदि आपको ज़्यादा देखना है या समझना है और वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। अब देखते हैं दूसरी कृषि, जो हो जाएगी बागवानी कृषि हो जाएगी। आप ये दूसरी इमेज में देख सकते हो, यही अपने बागवानी कृषि होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से रबड़, चाय, नारियल, कॉफ़ी, कोको आदि प्रकार की फसलों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अगर आमदनी बहुत ज़्यादा हो वही उगर किया जाता है। और ये मुख्य रूप से अपने केरल, आसाम, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है। यदि आपको और पढ़ना है तब आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हो या हमारी PDF डाउनलोड कर भी लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट हो जाएगी गहन कृषि हो जाएगी, और ये अपनी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही अपनी गहन कृषि होता है। और इसमें क्या होता है? और इसमें होता है कि कम जमीन में कैसे अधिक मुनाफा कमाया जा सके, उसमें कैसे अधिक पैसे कमाया जा सके, उसे कहते हैं गहन कृषि कहते हैं। यदि आपके पास कम जमीन है, उसमें आप कैसे वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे वो ज़्यादा अगर फसल को निकल जाए, जिससे वो आपका फ़ायदा और भी ज़्यादा हो जाए। यह होती है बानिया दिमाग होती है, और जिसे कहते हैं अपने गहन कृषि कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हो जाएगी व्यापारिक कृषि हो जाएगी, जो आप सभी को पता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? केवल व्यापार ही करना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं स्थानांतर कृषि, जो वेरी इंपॉर्टेंट कृषि हो जाती है। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इसी में से आपसे पूछे जाते हैं। ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन भी कर लेना, और PDF जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना। और इसमें मुख्य रूप से ऐसा होता है, मान लीजिए ये अपने जंगल हो गया, यहाँ पे छोटे से भाग में कृषि की जाती है। यहाँ पे अगर 3-4 साल तक कृषि की जाती है, फिर यहाँ पे आखिर में यहाँ पे इनको जला दिया जाता है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे अगर दोबारा कृषि की जाती है। फिर यहाँ पे 3-4 साल अगर कृषि की जाती है, और अंतिम में इसको जला दिया जाता है। फिर यहीं पे ऐसा होता है, फिर ऐसे ऐसे करते हुए इस प्रकार से ये कृषि की जाती है। और आखिर में जब ये वालापन देखते हैं ना, फर्स्ट वाला, इसमें अगर जो जला दिया पार्ट गया, वह अगर इस प्रकार से जल दिया जाता है, जहाँ से अगर खाद का रूप में कार्य करती है। ऐसी होती है स्थानांतर कृषि होती है, जो आप अगर ज़्यादा देखना है तब ये आप अगर पढ़ भी सकते हो। और इसका अन्य नाम हो जाएगा झूम कृषि हो जाएगा, जो झूम के अगर कृषि करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा के कृषि करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? इसके उपनाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये वाला यहाँ देखिए, पूर्वांचल भारत में स्थानांतर कृषि को क्या कहते हैं? तब आपका आंसर होना चाहिए झूम कृषि कहते हैं। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहते हैं पौध कृषि कहते हैं, और केरल में कहते हैं ओडम कहते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहते हैं बीवर कहते हैं, मसान कहते हैं, पोडा कहते हैं, और बीरा कहते हैं। ये अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहते हैं। और दक्षिण पूर्व में और राजस्थान में कहते हैं वालर कृषि कहते हैं। ये स्थानांतर कृषि के नाम है। झूम कृषि हो गया, पौध कृषि हो गया, बीहर कृषि हो गया, वालर कृषि हो गया। ये अपने अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान में स्थानांतर कृषि को क्या कहते हैं? तब आपके सामने 4 ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे एक वालर होगा, वही आपका आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हो, या हमारे आप PDF डाउनलोड कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट हो जाएगी वाणिज्यिक कृषि। देखते हैं वाणिज्य का मतलब क्या होता है? सीधा ही पैसे से मतलब है। वाणिज्य आप ध्यान रखना, सीधा ही पैसे से मतलब है। व्यापार कृषि होती ना, वह इसका एक दूसरा पार्ट ही है, जिसका उद्देश्य यही होता है ये दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे देशों में अपने फसलों को बेचना, जिसमें हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, कपास हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा और मक्का हो जाएगा। यही मुख्य रूप से बोई जाती है
और इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है पैसा कमाना हो जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हो जाएगी सूखी भूमि खेती हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ सूखी भूमि, और सूखी भूमि में किसकी कमी होती है? पानी की कमी होती है। और यहाँ पे ऐसी फसलें बोई जाती है जो कम पानी यूज करती है, जैसे हो जाएगी ज्वार हो जाएगी, बाजरा हो जाएगी, मोटा अनाज हो जाएगी, मटर हो जाएगी। जो अपने कम पानी यूज करते हैं वही अपने सूखी भूमि में कृषि की जाती है। ठीक है ना। ये हो गया अपनी सूखी भूमि हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं गीली भूमि की खेती, जहाँ पे ऐसी फसलों का प्रयोग किया जाता है जो ज़्यादा पानी मांगती है, जो ज़्यादा पानी पीती हैं, वही अपन अगर फसलों का यूज करेंगे। जैसे हो जाएगी चावल, जूट, गन्ना हो जाएगी। यही अगर ज़्यादा पानी पीती है और यहीं पे उगाया जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं नवी कृषि। ये देख रहे हो, ये कुछ एडवांस ही है। इसमें क्या होता है, कोई भी फसल है जैसे गन्ना हो गया, सरसों हो गया, इनके अलग अलग टेम्परेचर के आधार पर अगर इनको बोया जाता है। ये मुख्य रूप से फसलों के आधार पर टेम्परेचर का निर्माण करते हैं, इस कारण ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये अपने फसलों के आधार पर उनका टेम्परेचर, उनकी पानी, उनकी खाद बाद के रूप में अगर किया जाता है। ये आपको ज़्यादा पढ़ना है तब आप वीडियो पॉज कर के आराम से देख भी सकते हो। और आखिर में हो जाएगी सीढ़ीदार कृषि हो जाएगी। और ये कहाँ पे होती है? ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर होती है। आप ये इमेज में देख सकते हो, बड़ा शानदार इमेज है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे भाग में कट रहे हैं। देखो यहाँ से ये कट गया और यहाँ पे कृषि कर दी, यहाँ पे एक कर दिया और यहाँ पे कर दी। इस प्रकार से की जाती है। ये अपने जैसे कोई सीढ़ीदार की जाती है। और ये मुख्य रूप से अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कृषि की जाती है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि पहाड़ में कौन सी कृषि की जाती है, और सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार कृषि की जाती है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप इमेज में भी देख सकते हो, इस प्रकार से की जाती है। ठीक है ना। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख भी लेना, और कुछ अच्छा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखते हैं भारत के कृषि संस्थान देखते हैं, जो आपके लिए वेरी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। मैं वही लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुल मैं 40 कृषि संस्थान लाया हूँ, जो आपके हर एग्जाम में एक एक करके पूछे गए, जो मैं एक एक करके छांट के लाया हूँ, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ ये कंटेंट लाया हूँ। इस कारण मैं मन से कह रहा हूँ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है ना। अब अपन एक एक करके सारे वर्ड पढ़ लेंगे। पहला देखते हैं। पहला हो जाएगा केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा कटक में हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अल्मोड़ा हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, कानपुर हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये राजमुंदरी का हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ हो जाएगा। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये हो जाएगा कोयबटूर हो जाएगा। केंद्रीय कपास संस्थान, ये नागपुर हो जाएगा। केंद्रीय जूट एवं रेशम अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा बैरकपुर हो जाएगा। भारतीय चारागार एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा झांसी हो जाएगा। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा बेंगलोर हो जाएगा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, ये लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ये श्रीनगर हो जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान, ये बीकानेर हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी हो जाएगा। केंद्रीय आलू संस्थान, ये हो जाएगा शिमला हो जाएगा। केंद्रीय कद्दी फसलें अनुसंधान संस्थान, ये तिरुवनंतपुरा हो जाएगा। केंद्रीय रोपड़ फसलें अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा कारासरगोड़ा हो जाएगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था, ये पोर्ट अब्बास हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने अंडमान निकोबार में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था, ये कालाकट हो जाएगी।
केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान ये देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मृदा विज्ञान संस्था ये भोपालगढ़ हो जाएगी। केंद्रीय मृदा लवणीय अनुसंधान संस्था ये करनाल हो जाएगा। पूरे क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद माखना केंद्र सहित ये हो जाएगा पटना हो जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्था ये हैदराबाद हो जाएगा। केंद्रीय अनुसंधान संस्था ये जोधपुर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये गोवा हो जाएगा। पूर्वोत्तर पहाड़ी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद हो जाएगा, ये हो जाएगा पारापानी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्था ये हो जाएगा मालेवा गांव महाराष्ट्र हो जाएगा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये भोपाल हो जाएगा। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान ये लुधियाना हो जाएगा। भारतीय कृषि रेजिन और गोद संस्था ये रांची हो जाएगा। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। राष्ट्रीय जूट एवं संबंधित रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ये दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था ये हो जाएगा मखदूम हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान ये हो जाएगा हिसार हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु प्रौद्योगिकी कार्यगी संस्था ये बेंगलुरु हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था इज्जतनगर हो जाएगा। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र ये कोची हो जाएगा। और आखिर में हो जाएगा केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान केंद्र ये चेन्नई हो जाएगा। यही आपसे 40 में से आपसे एक वगैरह पूछा जाएगा जो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आपसे केवल स्थान के माध्यम से पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तब आपको आंसर बिल्कुल सही देना हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मखदूम हो जाएगा, ये लिखा हुआ 35 नंबर वाला। आपसे केवल स्थान ही पूछा जाएगा। ये आपको 40 के 40 बिल्कुल याद होने चाहिए। कैसे भी करके आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र देखते हैं। वही मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हैं, वही आपको करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। केवल मैं आपको सोना ही दे रहा हूँ, क्योंकि सोना कहाँ पे रखा जाता है? तिजोरी में रखा जाता है। और कचरा कहाँ पे रखा जाता है? घर के बाहर रखा जाता है, ठीक है ना। मैं आपको सोना ही दे रहा हूँ। पहला, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय समिट कीट प्रौद्योगिकी केंद्र ये नई दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय नींबू वर्गीकरण अनुसंधान केंद्र ये नागपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ये पुणे हो जाएगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये त्रिची हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये अजमेर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ये सोलापुर हो जाएगा। राष्ट्रीय आरडीए अनुसंधान केंद्र ये सिक्किम में हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि वाणिज्य अनुसंधान केंद्र ये झांसी हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र ये बीकानेर हो जाएगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये हिसार हो जाएगा। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ये हैदराबाद हो जाएगा। राष्ट्रीय अंकुर अनुसंधान केंद्र ये गुवाहाटी हो जाएगा। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट केमंग हो जाएगा। राष्ट्रीय मैथुन अनुसंधान केंद्र ये नागालैंड हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र ये नई दिल्ली हो जाएगा। ये हो गए आपके राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पूरी तरह से कवर हो गए। कुल मैंने आपको 17 कराए हैं, जो आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट हो जाएगा। यदि आपको मेरा मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना
और प्लीज़ यार 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि एक साथ कंटेंट आपको यूट्यूब में कोई ही नहीं देगा और मैं आपको एक साथ कंटेंट दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए वैल्यूबल कंटेंट हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को पता है। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखते हैं फसलें और किस्म देखते हैं, यानी कौन सी फसल की कौन सी किस्में हैं वो अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं चावल के बारे में। चावल की कौन सी किस्में हैं, ये हो जाएगा चंबल, जया, कृष्णा, कावेरी, माही सुगंधा, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, सुगंधा किस में आता है, जब चावल बनते हैं जब उसमें अच्छी अच्छी सुगंध आती है उसमें कहते हैं माही सुगंधा कहते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो। करुणा, जमुना और पूषा हो जाएगा। जमुना आप सभी को याद है ना, ये अपने ब्रह्मपुत्र की नदी का ही नाम है। जब अपने बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना हो जाता है। और ये अपनी रही चावल की किस्में रही जो आपको अच्छी तरह से याद होनी भी चाहिए। अब देखते हैं और हो जाएगा गेहूं की कौन सी किस्में हैं, ये हो जाएगा सोना कल्याण हो जाएगा, मंगला, कोहिनूर, वारे वाह कोहिनूर, सोनालिका, मालविक हो जाएगा, मेस्किकन, सब्रमती हो जाएगा और लाल बहादुर पीछे लगा दो शास्त्री, ये हो जाएगा जो अपने गेहूं की किस्में हैं जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं मक्का की किस्में, ये हो जाएगी माही धवल हो जाएगी। ध्यान रखना, धवल किसकी है, मक्का की, और कंचन किसकी है, मक्का की है, लेकिन सुगंधा हो जाएगी चावल की हो जाएगी। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और भी देखते हैं सूर्य प्रभात हो जाएगा। प्रभात कौन है, एक साउथ का एक्टर है, आपको याद हो भी होना चाहिए। ये हो जाएगा वो अपनी किसकी किस्म है, मक्का की किस्म हो जाएगी। सूर्य किरण भी हो जाएगी, विजय किरण भी हो जाएगी। यहाँ पे आप चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे किरण है ना वो अपने मक्का की किस्म हो जाएगी। और आखिर में हो जाएगी नवजोत हो जाएगी जो अपनी मक्का की किस्म है। ठीक है ना, ये हो गया अपनी मक्का की किस्में हो गई। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं सरसों की कौन सी किस्में है, ये हो जाएगी दुर्गामणि हो जाएगी, उषा हो जाएगी, उषा नहीं होगी, ये गलत अगर एंट्री हो गई है, मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। ठीक है ना, ये अपने इसकी है, चावल की है। ठीक है ना, ये गलत एंट्री हो गई है। हो जाएगी दुर्गामणि हो जाएगी, कल्याणी हो जाएगी और वरुणा हो जाएगी। ध्यान रखना, वरुणा अपने सरसों की है और करुणा अपने किसकी हो जाएगी, चावल की हो जाएगी। यहाँ पे वरुणा लिखा हुआ है। ठीक है ना, जब मैं आपको PDF दे दूंगा वहाँ पे मैं आपको सही तरह से करके दे दूंगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं मूंगफली, और मूंगफली की हो जाएगी चंदा हो जाएगी और कौशल हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कपास की हो जाएगी श्यामली हो जाएगी, पुजाल हो जाएगी, तालवेन हो जाएगी, नरमा हो जाएगी और अमेरिकन हो जाएगी। ध्यान रखना, अमेरिकन अपनी किसकी है, किस में हो जाएगी, कपास की हो जाएगी, लेकिन मैक्सिकन हो जाएगी अपने गेहूं की हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ मैक्सिकन लिखा हुआ जो अपने गेहूं की है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं गन्ना की एक ही है, कोसा हो जाएगी। ध्यान रखना, एक कोसी नदी भी है। ठीक है ना, वो कोसी नदी भी है लेकिन कोसा हो जाएगी, एक अपनी गन्ना की किस्म हो जाएगी। नेक्स्ट। अब देखते हैं बाजरा की हो जाएगी राज 17 हो जाएगी, यानी कि खतरा हो जाएगा। RCB 2 हो जाएगी और चरी हो जाएगी। ये अपने सारे के सारे अपने बाजरा की किस्में हैं जो आपको याद होनी भी चाहिए। अब देखते हैं ज्वार की हो जाएगी उज्जैन हो जाएगी, लवकुश हो जाएगी, विदिशा हो जाएगी और पीला आंवला हो जाएगी। ध्यान रखना, पीला आंवला किसकी है, जवार की है, आंवला की किस्म नहीं है, जवार की किस्म। ऐसे आप याद रख भी सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं चना की हो जाएगी अनुभव हो जाएगा, वरदान हो जाता है, अर्पण हो जाता है और संगम हो जाता है। ये अपने सारे चना की किस्में हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं चाय की किस्में, बाठिया हो जाएगी
और हो जाएगी आसमानी हो जाएगी। आसमानी कहाँ पे? असम वाली आसमानी चाय। आप कौन सी चाय पीते हो? जरूर से जरूर अब मेरे को बताना। अब देखते कॉफी की। कॉफी की एक ही है, अरेबिका रोस्टा हो जाएगी। ये अपनी सारों के सारे इसमें मैंने आपको A to Z आपको अच्छी तरह से बताई है। आपके क्वेश्चन इन 12 फसलों में से ही पूछे जाते हैं। आप जरूर से जरूर पुराने पेपर भी देख लें, इन 12 में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर भी सकते हो या हमारी आप PDF भी डाउनलोड कर भी सकते हो। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या शंका नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पे डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना और कुछ अच्छा सा फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दे देना दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखते हैं सबसे बड़े कृषि उत्पादन राज्य देखते हैं, यानी कौन से राज्य में कौन सी कृषि की जाती है जिसमें वो प्रथम है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी अपन देख लेते ना दोस्तों। अब अपन एक एक करके सारे देखते हैं। केले में हो जाएगा तमिलनाडु प्रथम हो जाएगा। कौन से उत्पादन में हो जाएगा? अमरूद में हो जाएगा MP हो जाएगा। अंगूर में हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। सेव में हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नारियल में हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। सुपारी में हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। कोको में हो जाएगा केरल हो जाएगा। काजू में हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। यदि आप महाराष्ट्र वीडियो देख रहे हो तब आप काजू जरूर से जरूर भेजना, क्योंकि मेरे ये फेवरेट हैं। लीची में हो जाएगा बिहार हो जाएगा। यदि आप बिहार से हो तभी आप लीची भेज सकते हो। कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं बैंगन में उड़ीसा हो जाएगा। बैंगन नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये हो गए आपके राज्य में प्रथम जो भी है ना, वो मैंने आपको बता दिए गए। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। उसमें जो आर्थिक समस्या है उसमें कौन सा प्रथम है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, यही आपसे पूछे जाते हैं। उससे अगर आराम से देख भी सकते हो कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा सेकंड है या कौन सा थर्ड है, उत्पादन में और निर्यात में दोनों अगर वहाँ से आप आराम से देख सकते हो। यहाँ तक आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है ना, उसमें आप कंजूसाई मत करो। जो भी चाहिए आपको मटेरियल वहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है ना। आपको सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखते हैं हरित कृषि के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूबल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। और इनकी शुरुआत हुई थी 1976 और 78 में हुई थी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था। और इसके जनक कौन है? और इसके जनक हो जाएंगे MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, जो अपने भारत के हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। ये आपको अच्छी तरह से याद होना भी चाहिए। ये मुख्य रूप से दो ही क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट यह पूछा जाता है कि इसमें कौन सी फसलों का प्रयोग किया गया था। इसमें अपने गेहूं और चावल की किस्मों का अधिक प्रयोग किया गया था, लेकिन चावल की किस्म ज़्यादा विकास नहीं हुआ, केवल गेहूं में ज़्यादा विकास हो गया था। यदि आपसे फसलें पूछी जाए तो सर्वाधिक विकास हुआ था अपने गेहूं का विकास हो गया था। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं, यानी सकारात्मक कौन से प्रभाव पड़े थे। ये पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। पहला हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। बिल्कुल हुई थी, जोरदार वृद्धि हुई थी। और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए थे। सारे किसान आत्मनिर्भर नहीं हुए थे, कुछ ही हुए थे आत्मनिर्भर हो गए थे। नई तकनीकी लाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। और मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, ये बिल्कुल सत्य बात है। मध्यम वर्ग का उदय हो गया। कुल 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक होती है गरीब किसान, एक मध्यम किसान और एक व्यापारी किसान हो जाता है। इसमें हो जाए मध्यम किसान, इनकी ये ज़्यादातर उदय हो गया था क्योंकि ये सीधे ही व्यापार करने लग गए थे। और आखिर में हो जाएगा कृषि व्यापारीकरण हो जाएगा। ये अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट बन जाते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होने भी चाहिए। अब देखते हैं नेगेटिव प्रभाव भी देखते हैं कौन से हुए थे, वो भी अपन जान लेते हैं। वो हो जाएंगे
पहला देखते हैं, और ये केवल गेहूं और चावल में इसका उत्पादन हुआ था, बाकी किस्मों में नहीं हुई थी। जैसे ज्वार हो गया, सरसों हो गया, गन्ना हो गया, इसमें किसी भी प्रकार की नहीं हुई थी। यदि ज़्यादातर पूछी जाए तो अपने गेहूं हो जाएगी, और इसके बाद में हुई थी चावल की हुई थी, और इसके अलावा किसी प्रकार की नहीं हुई थी। और ऐसे अपने क्षेत्र के आधार पर हुई थी। ये केवल उत्तर प्रदेश और पंजाब में ज़्यादातर विकसित हुई थी। अन्य में इसका प्रभाव नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ की ज़मीन अच्छी थी और यहाँ पे अगर संसाधन बहुत ज़्यादा थे, इस कारण इसका विकास यहीं तक रहा था। बाकी अन्य राज्यों में नहीं हुआ था, ज़्यादातर इन दोनों का रहा था। ये रहता है नेगेटिव पॉइंट रहता है। और तीसरा रह जाता है, अमीर और गरीब के बीच में दूरियां बहुत आ गई थी। कौन से? जो किसान है ना, गरीब और अमीर किसान, इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत आ गई थी, क्योंकि गरीब किसान और भी गरीब होते गए और अमीर किसान और भी ज़्यादा अमीर होते गए थे। किसे? हरित क्रांति से संबंधित हैं। और आखिर में हरित क्रांति का फायदा पूरा भारत देश नहीं उठा पाया था, केवल वही उठा पाए जिसका वो फायदा वगैरह ले सके थे। ये हो गई आपकी हरित क्रांति, पूरी तरह से कवर हो गई। आपके पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनकी शुरुआत कब हो गई, कब हुई थी? 1976 और 78 में हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत की हरित क्रांति के कौन से जनक थे? आपके सामने नाम पड़ा है, MS स्वामीनाथन थे। और तीसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी फसल में ज़्यादातर उत्पादन हुआ था? तब आपको आंसर देना है, गेहूं और चावल में हुआ था। और ये रहा अपने पॉजिटिव प्रभाव और ये रहा अपने नेगेटिव प्रभाव। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाएंगे। कोई भी आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रतिशत का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप डोंट वरी रह जाओ, नहीं पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। मैं कंटेंट वही लाया हूँ जो आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट है, क्योंकि मैं आपको सोना दे रहा हूँ, कचरा नहीं दे रहा हूँ। ध्यान रखना, सोने की कीमत होती है, कचरे की कीमत नहीं होती, क्योंकि सोना ही दे रहा हूँ और सोना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में और आखिर पॉइंट देख लेते हैं, और इसके साथ आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और आखिर में हो जाएगा, भारत में कृषि की समस्या कौन सी? ये आप सभी लोगों को पता है क्या क्या समस्या होगी। आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ, सभी लोगों को पता है क्या क्या परेशान हो जाएगी। और पहली हो जाती है अपने मानसून पर निर्भर हो जाते हैं। जो भी अपने किसान है वो अपने सीधे मानसून पर निर्भर होते हैं, उसके आधार पर वो कृषि करते हैं। भगवान ने चाहा तब बरसात होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये सीधा ही अपने भगवान के हाथ में डोर होती हैं। और दूसरा पॉइंट हो जाता है, निम्न उत्पादन होता है, यानी कि अपन पैसे को इन्वेस्ट करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है। किसमें? कृषि में होता है। आपने तो अर्थशास्त्र में पॉइंट सुना होगा, शून्य बेरोजगारी उत्पादन। ये अपने किस में होता है? कृषि उत्पादन में हो जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है, संसाधन की कमी हो जाता है। ज़्यादातर किसानों के पास में संसाधन नहीं होते, जिससे वो अच्छी पैदावार नहीं कर पाते हैं। ये भी अपना पॉइंट बन जाता है। और चौथा पॉइंट बनता है, भूमि सुधार की आवश्यकता। ज़्यादातर किसान के पास पैसे नहीं होता है, इस कारण वो अपनी भूमि का सुधार नहीं कर पाते हैं। अच्छी मिट्टी, खाद पूद, यूरिया का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसी कारण वो अच्छी भूमि का सुधार नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, विखिन्न जोत। विखिन्न जोत का मतलब वो होता है जैसे ये अपना एक खेत है या जमीन का टुकड़ा है, अलग अलग भागों में किसी प्रकार से कृषि की जाती है, वैसे ये अपने किसान लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पास में ज़मीन नहीं होती है। यहाँ पे कभी सरसों बोया जाए, कभी चना, कभी मूंगफली या कुछ और भी फसलें वगैरह यहाँ पे बो सकते, लेकिन किसानों के पास अच्छी जानकारी नहीं होती और अच्छे ऐसे उपकरण भी नहीं होते। इस कारण वह पूरी ज़मीन पे एक ही फसल वगैरह बो देते हैं, जिससे उसे कभी कभार नुकसान भी होना पड़ता है। और नेक्स्ट हो जाएगा, व्यापारीकरण का अभाव हो जाता है। यानी कोई भी किसान, ज़्यादातर किसान केवल अपने घर पूर्ति के लिए किसी का कार्य करते हैं, वो अपने व्यापार के लिए कार्य नहीं करते हैं। और ये हो गया आपका पूरी तरह से टॉपिक कवर हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए और नहीं रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपको ये कंटेंट और अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ाया, जिससे अगर आपको अच्छी तरह से याद भी हो गया हुआ। यदि आपको याद नहीं हुआ है तब आप दोबारा वीडियो देख के आराम से पढ़ भी सकते हो, या हमारी आप PDF डाउनलोड कर भी सकते हो। आप हमारी PDF ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना,
क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा और मार्केट में ऐसी चीज़ें बहुत कम ही आपको मिलती है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आपको अगर ओमार शीट भी दे रहा हूँ, जिसे अगर आप आराम से निकाल के आपका खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। और ये रहा अपनी, यदि आपको हमारे और भी PDF चाहिए तब यहाँ पे आप QR कोड स्कैन करके और भी डाउनलोड कर भी सकते हो। और साथ साथ में आप हमारे और भी भूगोल के टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो ये रही आपके सामने सारी कुछ प्ले लिस्ट रही। मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार भी करा दिया, भारत का हिमालय भी करा दिया, प्रायद्वीपीय पठार भी करा दिया, तटीय और पूर्व प्रदेश भी करा दिया, सारे द्वीप समूह भी करा दिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भी करा दी, अरब के सागर में गिरने वाली नदियाँ भी करा दी, और सारे दर्रे भी करा दिए, सारे पर्वत भी करा दिए, सारी झीलें भी करा दी, और सारे बांध परियोजना भी करा दी, और सारे अपनी मिट्टियाँ भी करा दी। सब कुछ मैंने आपको टॉपिक करवा रखा है। आप जाइए हमारे चैनल में, वहाँ पे देखिए, आपको कंटेंट वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा किसी प्रकार का कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने ही एग्ज़ाम दिया है और मेरे को पता है विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो मैं आपके साथ वगैरह साझा करने वाला हूँ। यदि आपको मेरी कंटेंट और मेरा मेहनत पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।